कि जिस तरह का उन्होंने जहरीला बयान दिया है महाकुंभ को लेकर, उन्होंने वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जया बच्चन ने मतलब मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना घटिया, इतना शर्मनाक बयान दिया। प्रयागराज के महाकुंभ में वसंत पंचमी का अमृत स्नान पूरी आस्था उत्साह के साथ साथ शांति से संपन्न हो गया। अब तक अनुमान है कि करीब 36 से 40 करोड़ लोग महाकुंभ में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वसंत पंचमी के इस अमृत स्नान पर सबकी निगाहें खास तौर से इसलिए लगी थी क्योंकि इससे पहले जो मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान था, उस दिन वहां पर जो भगदड़ हुई और जिस तरह से वहां दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई, कई जो श्रद्धालु थे उनकी जान चली गई, उसके कारण सबकी निगाहें लगी हुई थी कि वसंत पंचमी का अमृत स्नान किस तरह से संपन्न होता है। ईश्वर की कृपा रही कि वसंत पंचमी का स्नान जो है वो पूरे शांति से और अच्छी तरह से संपन्न हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि बस 2-4 दिन रुकिए, और मैंने आपको मौनी अमावस्या के तुरंत बाद जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2-4 दिन रुकिए। ये जितने गिद्ध हैं ये जिस तरह से इंतजार में बैठे थे कि कुछ दुर्घटना हो और उसके बाद ये टूट पड़े, अपना एजेंडा बनाएं, किस तरह से ये महाकुंभ को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, मोदी योगी को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाएंगे। मैंने आपको कहा था, वो देखिए वो एजेंडा शुरू हो चुका है। सिर्फ 1-2 दिन तक लोग शांत थे। लोगों ने कहा कि हाँ, जिन लोगों की जान गई हैं उनको लोगों ने जो है श्रद्धांजलि दी, और 1 से 2 दिन बाद वो जो पूरा एजेंडाधारी है गिद्ध थे वो सब के सब टूट पड़े हैं कि किस तरह से महाकुंभ में जो दुखद मृत्यु हुई है उनको किस तरह से एक मुद्दा बनाया जाए और किस तरह से उस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और इसमें सबसे ज्यादा जो है, जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अब तक, वो फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का है। जी हाँ, जया अमिताभ बच्चन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए और आपको बताया है कि किस तरह से वो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्रस्ट्रेशन में जी रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर पता नहीं कितना जहर भरा हुआ है। वो कभी अध्यक्ष के ऊपर जो है राज्यसभा के स्पीकर पे उंगली उठाती हैं, कभी फैंस को झिड़क देती हैं, कभी मीडिया के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। वो जिस तरह का व्यवहार कर रही है ना, जैसे एक चिड़चिड़ी महिला जो होती है ना, जो मतलब फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़ी महिला होती है, उसी तरह से जया बच्चन हो चुके हैं। मैंने इस पर आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और अब देखिए कि जिस तरह का उन्होंने जहरीला बयान दिया है महाकुंभ को लेकर, उन्होंने वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जया बच्चन ने मतलब मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना घटिया, इतना शर्मनाक बयान दिया कि उसको क्या बताऊं। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु, उनको नदियों में माँ गंगा जो है, गंगा जी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। ऐसी कई लाशों को नदी में फेंक दिया और उसके कारण जो प्रयागराज का पानी है, जो संगम का पानी है, वो बहुत गंदा पानी हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया है और वो बड़ा पीने लायक नहीं रहा और वही पानी लोगों के पास जा रहा है। इस तरह से करके उन्होंने सीधा जो है जो संगम जो जहां त्रिवेणी है वहां के पानी को जिस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो जया अमिताभ बच्चन है, ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये सब जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी दिल्ली में आती है और दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करते हैं अखिलेश यादव। ये एक बार भी यमुना की गंदगी का मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन यमुना जो कि देश की इस वक्त दिल्ली में देश की सबसे दूषित नदी है, उस पर नहीं बोलते, लेकिन ये त्रिवेणी को ऊपर बोलते हैं, प्रयागराज पर बोलते हैं, माँ गंगा पे बोलते हैं कि वहां लाशें फेंक दी गई हैं और वहां का पानी कंटेमिनेटेड है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। लेकिन जया अमिताभ बच्चन अकेली तो नहीं है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी, क्योंकि संसद में बजट सत्र की शुरुआत होते ही जो है जिस तरह से एजेंडा जो है समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। अखिलेश यादव ने तो जब उनसे बजट के ऊपर, जिस दिन बजट पेश हुआ, बजट के ऊपर जब उनसे प्रतिक्रियाएं पूछी तो उन्होंने बजट पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने सीधा बजट को छोड़ करके उन्होंने प्रयागराज के ऊपर जो है राजनीति शुरू कर दी कि वहां पर बहुत लोग मरे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इस तरह से उन्होंने वहां पर बयानबाजी शुरू कर दी। तो पूरी समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव देख रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव को नजर में रख के उन्होंने इस पर राजनीति शुरू कर दी है, राम गोपाल यादव और बाकी तमाम नेताओं ने। और पूरी तरह से ये लोग, ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज को और कुंभ को बदनाम करने के लिए जितना झूठ हो सकता है उतना झूठ परोस रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष है, ये तो झूठ परोसेगा। 27 पर इनकी निगाहें, 27 का विधानसभा चुनाव इनकी नजर में है
लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी एक सबसे बड़ी बात जो है, अब जिस तरह के ये लोग इशू बना रहे हैं महाकुंभ को लेकर, जिस तरह से, और पहले भी झूठ बोले गए थे प्रयागराज को लेकर, झूठी खबरें बनाई गई थी, झूठी खबरें फैलाई गई थी, अब भी वही हो रहा है। अब भी तमाम तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं कि महाकुंभ में एक नहीं 2 जगह भगदड़ हो गई, इस तरह के झूठे झूठे बयान दिए जा रहे हैं, झूठी झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अब इस संदर्भ में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये, जो मैंने पहले भी कहा था, कि क्या महाकुंभ में जो कुछ हुआ, क्या वो कोई साजिश थी? मैंने पहले भी कहा था साजिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, और अब साजिश का जो एंगल था ये और पुख्ता होता जा रहा है। बल्कि इसको तो, इस मुद्दे को जब संसद के अंदर विपक्ष ने उठाया तो बाकायदा रविशंकर प्रसाद ने इस तरफ कहा, उन्होंने कहा जांच चल रही है, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें कोई ना कोई साजिश है, कुछ लोगों की साजिश है, और साजिश के तहत महाकुंभ को, योगी मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ इस तरह की हरकत की गई है। पहले भी कई तरह के वीडियो आए थे जिसमें लोगों ने बताया था कि कुछ लड़कों का जत्था आया, उन लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया, उन लड़कों ने धक्का मुक्की करनी शुरू की। इसको लेकर कई तरह के वीडियो आए थे। अब भी इस तरह के लगातार वीडियो आ रहे हैं। जो घायल हैं, जब वो स्वस्थ हो रहे हैं, एक महिला जो है वो हॉस्पिटल में थी और उसके बाद उनका लेटेस्ट ताज़ा बयान, उन्होंने बताया कि 20 लड़के अचानक से आए थे और उन्होंने इस तरह की हरकत शुरू कर दी थी। आपको इन महिला का बयान भी सुनवाता हूं और साथ साथ ये भी दिखाता हूं कि किस तरह से कुछ लड़के जो है वो उत्पाती लड़के किस तरह से महाकुंभ के अंदर जो है वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये दोनों वीडियो देखिए, इससे इस बात का अंदाजा होगा कि इस साजिश से इनकार नहीं कर सकते कि कोई साजिश है जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है इसको मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है अपनी राजनीति चमका सके। ये वीडियो देखिए। हुई थी घटना, क्या हुआ था? वही 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम तोड़ दिए, सब चढ़ रहे एकदम, और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाके फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग दब गए, इतना में दब गए। और तब उस पर चढ़ के और निदान तो बेचैन की कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। जारकिन से बोतल से जिसको पास था से पानी हाली हाली सब पर छींटने लगा, और सब वैसी डबल था। तब वो हमको गार्जियन थे, वही हमको निकाले घींच के। तो 4-5 आदमी पैरवा तटे थे, 2 गो बूढ़ी थे उसमें, दोनों बूढ़ी को उठा के हम बैठा, अपना बल पर 3 गो औरत के निकाले। कितने लोग थे वो सब 20 लेकर, 20 के करीब। हाँ, 15-20 के लगभग। हाँ, 15-20 के लगभग। और कुछ उनकी आइडेंटिटी थी, कुछ क्या पहने हुए थे? अरे पहने तो सब कपड़ा पहने थे, जैकेट पहने थे, आओ का ना हमको पहचान रहे थे सबके भैया, उस सबके नहीं हम पहचाने। लेकिन वही जितना शक्ति हुआ उतना बचाए, अंत पर अपने गिर गए। जब इतना दब गए तब जाके फिर वही प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया, किसी तरह से पार कर करके तब हल्का हल्का खाली किया। तब सोचे अब तो हम लोग सोच लिए कि अब तो ये 2 वीडियो देखे आपने। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये कि अभी जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक जांच कमेटी बना दी गई है एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, और वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। 1 महीने बाद क्या निकलेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो यूपीएसटीएफ जांच कर रही है उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है सामने आई हैं। और उसमें जो है ये यूपी, जिस तरह के लोगों ने बताया कि कुछ लड़के थे धक्का मुक्की कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो लाल टोपी पहनकर आए हुए थे। लाल टोपी आप समझ सकते हैं, लाल टोपी का इशारा किस तरफ है, लाल टोपी क्या है, इस तरह के बयान आए थे। अब इन बयानों के आधार पर जो यूपी एसटीएफ है वो उन बयानों के आधार पर और एआई जो कैमरे लगे थे उनके आधार पर फेस रिकॉग्निशन का काम कर रही है कि ऐसे कौन से चेहरे हैं जो वहां मौजूद थे और जो इस तरह की धक्का मुक्की कर रहे थे, या जो वहां पर नारे लगा रहे थे, या जो वहां पर साजिश करने की कुछ कोशिश कर रहे थे। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 120 चेहरे जो हैं, अनजान चेहरों को जो है बाकायदा एआई की मदद से और बाकी तकनीक की मदद से 120 अनजान चेहरे जो हैं वो अब तक जो है उनको आइडेंटिफाई मतलब ये नहीं किया गया कि वो कौन है, लेकिन 120 चेहरे सामने आए, अनजान चेहरे हैं।
अब ये अनजान चेहरे कौन है इसकी पड़ताल शुरू होगी। इनका फेस रिकॉग्निशन से जो है इनके चेहरों का मिलान होगा, तब पता चलेगा ये लड़के कौन थे जो वहां पर इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो ये 120 चेहरे और 16,000 मोबाइल फोन्स, इस पर जो है जांच आकर टिक गई है। 120 चेहरे मैंने बताया, 16,000 मोबाइल फोन। ये 16,000 मोबाइल फोन क्या? ये 16,000 मोबाइल फोन वो हैं जो जब भगदड़ मची तो वहां पर एक्टिव थे 16,000 मोबाइल फोन। लेकिन भगदड़ के इस घटना के बाद से वो सब के सब स्विच ऑफ हैं। अब इसमें से कुछ तो बहुत सारी संभव है कि बहुत सारे मोबाइल इसमें कुछ ऐसे भी हों जो पीड़ित लोग हैं, जो अभी इधर उधर चले गए, जिनके फोन लापता हो गए, कुछ नदी में गिर गए होंगे, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे 100, 200, 300 हो सकते हैं, 400, 500 हो सकते हैं, 16,000 नहीं हो सकते। 16,000 फोन जो है उस समय वहां मौजूद थे भगदड़ के समय, और अब वो कंटिन्यूसली जो है स्विच ऑफ हैं। तो उन मोबाइल फोन्स की भी पड़ताल हो रही है। ये 16,000 मोबाइल फोन कौन से हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे लेकिन अब उसके बाद से स्विच ऑफ हैं? क्या ये इन फोन का इन जो मोबाइल फोन है इनका संबंध क्या किसी साजिशकर्ता से है? क्या ये उन लोगों से हैं जो एक साजिश के तहत आए थे? पूरी की पूरी जांच फिलहाल इस मुद्दे पर आकर टिक गई है, लेकिन टिकी नहीं है, जांच तो चल रही है। लेकिन मैंने जो अभी जानकारी सामने है वो आपकी नजर में लाया, वो मैंने आपको बताया। लेकिन ये जांच लगातार जारी है। 120 चेहरे, 16,000 मोबाइल फोन जो स्विच ऑफ पड़े हैं, और जया बच्चन का जहर, इन सब का कॉम्बिनेशन किस तरफ इशारा कर रहा है ये आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें जांच में सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मुझे लगता है साजिश किसी की भी होगी, वो साजिश सामने जरूर आएगी, छुप नहीं पाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।